जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें कि साथ ही हम पढ़ चुके थे आपका किस तरह से पुर्तगाली भारत में आए, किस तरह से डच भारत में आए, या अंग्रेज भारत में किस तरह से आए। तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए कि आप सब उतनी कहानी समझ चुके हैं। मेरा क्वेश्चन रहेगा पिछली क्लासेस से आप सब सारे साथियों से कि मुझे एक बार आप बताएंगे कि अंग्रेजों ने जो अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी वह किस वर्ष में आप उन्होंने खोली थी। पहली अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने किस वर्ष में खोली थी, ये आप सब लोगों को बताना है। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1611, 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली जी, 1611 में। बहुत बढ़िया। लेकिन दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पर। तो हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आपका डेनिस लोगों के बारे में। डेनिस किस देश से आए थे? डेनमार्क से आए थे। और फ्रांसीसी जो कि फ्रांस से आए। हमारा ये टॉपिक रहेगा। बड़ी छोटी कक्षा रहेगी तो बहुत ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियां शुरुआत में किस चीज़ के लिए भारत में आती थीं? तो आप सब कहेंगे भैया शुरुआती दौर में तो उनका व्यापारिक उद्देश्य ही होता था, लेकिन बाद में फिर वो साम्राज्य विस्तार हो जाता था। फिर वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाते थे, यानी कि यहाँ की पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेरेंस बढ़ता चला जाता था। बहुत बढ़िया। क्विक, पासु, अमन, चॉकलेटी कुणाल, रोहित यादव, पलक, सैनिक कविता, प्रांजलि शर्मा, प्रांजलि या प्रांजल हैं, विवेक पवार, नीलेश, नॉन स्टॉप स्टडी, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो शुरू करेंगे। नोट करें, सबसे पहले जानेंगे डेनिस लोगों के बारे। डेनिस, डेनिस, डेनिस मुझे बताइए कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे डेनमार्क से। डेनमार्क जो कि यूरोप का ही एक देश है। बड़ी छोटी सी इनकी हिस्ट्री है। पहली बात तो याद रखो, इनकी कंपनी का क्या नाम था। इन्होंने भी पूर्व के देशों के साथ में एक कंपनी स्थापित की, और कंपनी कंपनी का नाम इन्होंने रखा आपका ओस्टिन डिस्क। क्या नाम था? ओस्टिन, ओस्टिन डिस्क, ओस्टिन डिस्क कॉम्पैग्नी, कॉम्पैग्नी, ये इनकी कंपनी का नाम था। कंपनीज नेम, कंपनीज नेम वाज ओस्टिन डिस्क, ओस्टिन डिस्क कॉम्पैग्नी, ये इनकी कंपनी का नाम है। दूसरी बात है, इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की भारत में, जब ये आए तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी इन्होंने 1620। कहाँ पर? आपका ट्रैंकोबार में। तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, भारत में ट्रैंकोबार कहाँ पर स्थित है? ट्रैंकोबार, तो ट्रैंकोबार पड़ता है आपका तमिलनाडु में। फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपनड इन ट्रैंकोबार इन 1620, इन 1620। ठीक है, यहाँ तक कितनी बात याद रखेंगे। लेकिन इनके बारे में और ज़्यादा कुछ हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है, वो समझिए। जब इन्होंने यहाँ पर आकर देखा, तो मैं इन वर्षों में आपसे जानना चाहूँगा कि अन्य लोग भी यहाँ पर व्यापार के लिए आ चुके थे। कौन कौन लोग थे पहले से 1620 में? सोचिए। तो क्या यहाँ पर पुर्तगाली थे पहले से? यस और नो। डच यहाँ पर थे? यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पर थे। अंग्रेज यहाँ पर थे या नहीं थे? और बाद में मैंने बताया था 1664 में, अभी बताया नहीं है, बताएंगे, फ्रांसीसी भी आ गए। तो इन्होंने जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध को देखा आपस में, तो बहुत छोटा सा बिजनेस होता था डेनिस कंपनी का। तो 1745 में ये अपनी सारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, छोटे 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 जो भी इनके फैक्ट्रीज थी, उन सबको अंग्रेजों को बेच करके यहाँ से चले गए। इनको दिख गया कि हम लोगों के लिए यहाँ पर इस स्कोप नहीं है। और साथ में वहाँ की जो सरकार थी डेनमार्क की, उसने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन मूल कारण क्या रहा? यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों की जो प्रतिद्वंदिता थी, उनकी आपस में जो राइवली चल रही थी, उसको देखते हुए इनको लगा कि हमको कोई स्कोप नहीं मिल पाएगा। इन्होंने क्या कर दिया, याद रखना, कहीं किनारे पे लिखना।
डेनिस लोगों ने अपनी कंपनी किसको बेच दी थी? डेनिस लोगों ने अपनी जो कंपनी है वो किसको बेच दी थी? अंग्रेजों को बेच दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों को बेच दी, सेल आउट करके क्या चले गए यहाँ से, सब कुछ वापस चले गए। और कब बेच दी थी उन्होंने? फाइनली 1745 में। तो भैया उससे पहले कैसा बिजनेस रहा इनका? बहुत छोटे स्तर पर इनका एक मामूली बिजनेस रहा, जिसने ना तो भारत की राजनीति को प्रभावित किया और ना ही बाकी कंपनियों के व्यापार को प्रभावित किया। बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी कंपनी का हमको जिक्र करना था आज, वो है फ्रांसीसी। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, मतलब डेनिस के मुकाबले फ्रांसीसी, क्योंकि अगले जो हमारे संघर्ष होंगे वो इसी पर डिपेंड करेंगे। फ्रांसीसी भाई साहब किस देश से आए? आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी फ्रांस से आए, बड़ी कॉमन सी। दरअसल में उस समय फ्रांस में एक राजा हुआ करता था, लुई 14वां, लुई 14th। उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने उससे कहा कि जिस तरह से बाकी यूरोपीय लोग भी जाकर के एशिया के देशों के साथ में व्यापार कर रहे हैं, तो उस तरह हमको भी अपना एक जहाजी बेड़ा भेजना चाहिए जो जा करके वहाँ पर व्यापार करे। और इसी जहाजी बेड़े के लिए, मतलब कि आपका व्यापार करने के लिए, तो आपका जो मार्टिन नामक व्यक्ति को इसकी कमान दी गई। और उसके साथ में एक व्यक्ति था मरमरा, जो एक ईरानी व्यक्ति था। तो यही मानते हुए कि उसको एशिया के व्यापार की अच्छी नॉलेज है, उसको भी उसके बेड़े में शामिल किया। और इस तरह से फ्रांसीसियों की भारत की तरफ जो यात्रा है वो शुरू। तो नोट क्या करना है, लिखेंगे फ्रांसीसियो। सबसे पहली बात तो फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था जो व्यापार के लिए स्थापित की गई? फ्रांसिस कंपनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने आयोग की परीक्षाओं में आप देखोगे तो क्या करता है कि सभी देश लिख देता है एक तरफ और उनकी कंपनियों के नाम लिख देता है, और आपसे सही मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है कौन से देश की कौन सी कंपनी थी। तो आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी, पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, जरा बताइए। अगर आपने एक शब्द भी बोलेंगे तो याद रहेगा। जरूरी नहीं आपको पूरा शब्द याद रहे, या आप एक शब्द भी यदि बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको, आपने उसको ध्यान से पढ़ा हुआ है। बोलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। बताएं बताएं एक बार। अस्तादो अस्तादो अस्तादो। हाँ ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? फ्रांसीसी कंपनी का नाम था, 1664 में जो बनी, 1664 में बनी थी। और इस कंपनी का नाम था आपका, फ्रांसीसी कंपनी का जो नाम है, कंपनी द इंदू ओरिएंटल। कंपनी, कंपनी द इंदू ओरिएंटल, ओरिएंटल। क्या बोलेंगे? कंपनी, कंपनी द इंदू ओरिएंटल, ओरिएंटल, ये इन्होंने स्थापना की। ठीक है। क्या बताया मैंने? यहाँ पर दो चीजें आपको बताई। एक तो यहाँ पर जो शासक था, याद रख लेना इस समय पर, फ्रांस का जो शासक था उसका क्या नाम था? फ्रांस का शासक, ऐसे लिख लिया करो ना अपने शब्दों में। इस समय, इस समय एट दिस टाइम, फ्रांस का शासक, रूलर ऑफ फ्रांस वाज लुई 14th। फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14 था, लुई 14वां। और ये सलाह इसको किसने दी थी? जो इसका पीएम था इस समय पे, इस राजा का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम है कोलबर्ट। इसको मंत्री भी लिखते हैं इसका, कोलबर्ट। ठीक है। तो ये कौन था इसका, याद रख लो, कोलबर्ट एक मंत्री था इसके समय पर। ने कहा कि भाई हमको व्यापार करना है एशियाई देशों के साथ में, और ये कमांड उसको दे दी गई। अब ये जब कमांड उसको दे दी गई, 1664 में कंपनी बनी। दो लोगों को इसकी जिम्मेदारी मिलती है, कहीं किनारे पर लिखना, 1667 में, 1667 में। एक तो था आपका कैरो, सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक नाम लिया था, अभी मुझे याद आया, मैंने शायद मार्टिन नाम आपसे ले लिया, क्योंकि मार्टिन की एंट्री तो 1673 में हुई। अभी मैंने आपसे मार्टिन नाम लिया था ना, मार्टिन और मरमरा, तो मार्टिन नाम मैंने भूलवश लिया है, मार्टिन नहीं, उसका नाम था फ्रैंकोइस कैरो। तो कैरो, कैरो को भेजा गया इसके साथ में 1660, कैरो प्लस मरमरा, मरमरा। ये भारत की तरफ चले, भारत की तरफ चले।
जिसमें मरमरा जो है एक आपका क्या था, एक ईरानी व्यक्ति था, ईरानी व्यक्ति था ये आपका, और इसको इसी उद्देश्य से इस जहाजी बेड़े के साथ में भेजा गया कि इसको एशियाई देशों के व्यापार के बारे में अच्छी जानकारी। ओके ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बहुत बढ़िया आशीष पाल जी, जय हिंद, बहुत बढ़िया। अतिरिक्त बातें नहीं, तुम नहीं सुधरोगे है ना, बहुत बढ़िया। रिंकू बहुत शानदार। श्यामवती पाटिल कह रहे हैं नो सर, ओके। तो यहाँ पर जब इन लोगों ने भारत की तरफ अपने व्यापार की शुरुआत की तो पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापना की 1668 में, 1608 में। इसको महत्वपूर्ण मार्क करना, बहुत पूछा जाता है। 1668 में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की, पहली फैक्ट्री 1668 में। कहाँ पर? आपका सूरत में, सूरत में। और ये किसके द्वारा की गई? जो कैरो के द्वारा, जिसका नाम है फ्रैंकोइस कैरो द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। मैं आपसे पूछूं क्या सूरत में अंग्रेज भी थे इस समय पर, हाँ या ना? फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपनड इन, फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपनड इन 1668 इन सूरत, ठीक है। इसके बाद में 1669 में, अगले ही वर्ष 1669 में दूसरी फैक्ट्री, 1669 में फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में आपको कई बार बता चुका हूं कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम में खोली, ठीक है, मसूलीपट्टनम। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज मेंशन रखना, गोलकुंडा के शासक की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गोलकुंडाज रूलर, गोलकुंडा के शासक की मदद से। इस समय पर जो गोलकुंडा का शासक हुआ करता था उसका नाम था आपका अब्दुल कुतुब शाह। हम सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गोलकुंडा में जो थी वो कुतुब शाही थी, वहां पर कुतुब शाही थी। हम आपको बताएंगे जब पश्चिम दक्षिण के राजवंशों के बारे में बताएंगे, तब उस समय पर बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी आपको याद रखना, गोलकुंडा का एक स्थानीय शासक था अब्दुल कुतुब शाह, उसके पास में जाता है ईरानी व्यक्ति मरमरा, और वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरह से पहले यहाँ पर यूरोपीय कंपनियां आई हुई हैं उसी तरह से एक गांव आप हमको दे दे, और उस एक गांव में हम भी अपने व्यापार को शुरू करना चाहते। तो उस तरह से उनको मसूलीपट्टनम में एक छोटी सी जगह दी, किसने? गोलकुंडा के शासक ने। मैं आपको बता ही चुका हूँ, गोलकुंडा का शासक तो व्यापार के लिए परमिशन दे ही देता था, पहले भी दिया उसने परमिशन। तो उसने कहा ठीक है आप ये ओपन कर लीजिए सेकंड फैक्ट्री, क्योंकि इनको क्या होता था, राजा को तो टैक्स मिलता था। सेकंड फैक्ट्री वाज ओपनड इन 1669 इन मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। तो इनको किसने, मुझे बताएं थोड़ा सा मर्सीफुल इसके हुए, गोलकुंडा के शासक ने इनकी हेल्प की है, हाँ या ना? विद द हेल्प ऑफ गोलकुंडाज रूलर। लेकिन ये क्या करेंगे? अब देखो, फ्रांसीसी जब यहाँ पर आ गए तो फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी 2 फैक्ट्री ओपन हो गई हैं। तो इन लोगों को ये तो लगता था, शुरुआत में तो ये बड़ा आपका ऐसे रिक्वेस्ट मोड पर रहते थे कि भाई साहब हमको परमिशन दे दो। लेकिन जैसे ही इनको थोड़ी सी शक्ति मिल जाती थी तो ये क्या करते थे फिर? तो इन्होंने सोचा कि यार शक्ति तो हमको मिल चुकी है, तो अब क्यों ना एक काम करें, आजमा के देखते हैं कि हमारे खिलाफ में कोई है भी या नहीं। एक सैनिक कार्यवाही करके देख लेते हैं छोटी सी। और उसी सैनिक कार्यवाही में इन्होंने क्या किया कि आपका 1672 में एक सेंट थोमे जगह है, सेंट टोमे, सेंट टोमे भी उसको बोलते हैं, या जिसको हम आपका संथामी के नाम से भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है, उस संथामी पर इन्होंने युद्ध कर दिया। ठीक है, देख रहे हो अब आप, अभी तो रिक्वेस्ट मोड पे थे और अभी किस पे आ गए? एकदम से आपका आर्मी प्रैक्टिस पर आ गए, एकदम से सैनिक कार्यवाही पर आ गए। और 1672 में इन्होंने सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। गोलकुंडा के शासक को सूचना मिली, अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, अभी तो परमिशन मांग रहे थे, अब तुरंत ही आकर के हमारे क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही भी करने लगे। कि यहाँ पर कौन थे अभी इस समय पे व्यापार कर रहे थे? अगर हम आपसे बात करें, जो डच लोग थे, तो डच लोग गए वहां पर गोलकुंडा के शासक के पास में, तो बोले तुमने कैसे लोगों को परमिशन दे दिया, ये अभी तक तो ये तुमसे रिक्वेस्ट मोड पर कह रहे थे व्यापार करेंगे, और अभी यहाँ पर सैनिक कार्रवाई करने लगे, और हमारी जगह सेंट थोमे को इन्होंने कब्जा लिया है, जो तुम्हारे शासन के अधीन आती है, यानी गोलकुंडा के शासक के अधीन आती है। उसने कहा इनको मजा चखाते हैं अभी। तो उसने अपने साथ में डचों को लिया
और एक कार्यवाही कर दी किसके खिलाफ? फ्रांसीसियों के खिलाफ। इस घटना को एक बार नोट करेंगे, लिखें। 1672 में 1672 में फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। सेंट थोमे, कई बार परीक्षाओं में ये आपका संथामी के नाम से भी आपको लिखा मिलेगा। संथामी, सतनामी, संथामी। 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। और इस कब्जे की वजह से किसका विद्रोह इनको झेलना पड़ा? तो गोलकुंडा के शासक का। फ्रांसीसी फ्रेंच लिख लीजिए। फ्रेंच कैप्चर्ड द सेंट थोमे इन 1670। तो जैसे ही इन्होंने इसको कब्जे में किया तो इनके विद्रोह में कौन लोग आ गए? मैंने आपको बताया, इनके विद्रोह में आ गए। इससे गुस्सा इनको झेलना पड़ा गोलकुंडा के शासक का। गोलकुंडा के शासक का। और गोलकुंडा के शासक के पास कौन गया था आपका? गोलकुंडा के शासक के पास में गए डच, जो कि हॉलैंड के थे। इन लोगों ने कहा कि भाई ये सैनिक कार्रवाई तो गलत है, तो यहां पर इन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, यानी संथामी पर अटैक कर दिया गोलकुंडा के शासक ने। और फ्रांसीसियों ने जिस सेंट थोमे पर कब्जा किया था उस कब्जे को खाली करवा लिया। और ये सेंट थोमे किसको दे दिया? ये सेंट थोमे दे दिया उसने डचों को। तो दे दिया डचों को। याद रख लेना, यहां लिख लेना इस बात को कहीं किनारे पर। सेंट थोमे पर गोलकुंडा ने कार्यवाही करके गोलकुंडा ने कार्यवाही करके कार्यवाही करके कार्यवाही करके उसे डचों को सौंप दिया। उसे डचों को सौंप दिया। इसको ट्रांसफर कर दिया उसको कि भाई हमारे कृपा पात्र तो ये हैं, ठीक है, ये तो नालायक लोग हैं। अब यहीं पे एंट्री होती है एक फ्रांसीसी व्यक्ति। इसी वर्ष, मतलब इस वर्ष का अंत हुआ, जैसी शुरुआत हुई अगले वर्ष की 1673, तो एक व्यक्ति आया फ्रैंको मार्टिन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने फ्रांसीसियों को ताकत दी, इसीलिए उसको कहा जाता है फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक। देखेंगे तो सतनामी पर कब्जा कर लिया इन्होंने। किसका हो गया कब्जा? वापस बोले आंसर फटाफट से, डच लोगों का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होती ना इस कलर से? मैं कहता था ना हमारी आदतों की बात होती है, और अभी तक जो हमारी आदत है हमको अपनी आदतें बदलनी होती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी। सर मैं अक्सर याद करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, याद नहीं होता है। ये सबकी समस्या है दोस्त, मुझको भी चीज़ें कई बार याद करनी पड़ती हैं। हम सब अगर मनुष्य हैं तो देखो, भूलने से कभी परेशान मत होना, खुद से ये बोलना कि हाँ अगर मैं भूल पा रहा हूँ तो मैं मनुष्य हूँ। अपने मनुष्य होने पर गर्व करना उसी समय, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप डिजिटल लाइफ नहीं जी रहे हैं। आप एक मानव हो तो आप भूलोगे, हमको उसको चीज़ों को रिवाइज करना होता है। और जब हम ये बोल रहे हैं पढ़ते समय कि मैं भूल जाता हूं, तो इसका मतलब आपका ध्यान अभी भी कहां पर है? भूलने पर। अभी भी आपका ध्यान पढ़ने में नहीं। अगर आपका ध्यान अभी पढ़ने में नहीं है तो प्लीज उसको अभी पहले पढ़ने में लगाइए। भूलते सब हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ता। ओके ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर लिखें तो क्या बोला मैंने? फ्रैंको मार्टिन फ्रैंको फ्रैंको मार्टिन 1673 में 1673 में भारत आया। फ्रैंको मार्टिन केम टू इंडिया इन 16, या फ्रांसिस मार्टिन भी बोलते हैं इसको, बात से कभी घबराना मत कि कोई और दूसरा व्यक्ति तो। केम टू इंडिया इन 1673, 1673 में वो वापस आया। ठीक है, और इसी फ्रैंको मार्टिन को मैंने कहा क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक, जिसने यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट
इन लोगों को दी, फ्रांसीसी बस्तियों का बस्तियों का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि अभी तो फ्रांसीसी थोड़ा सा कमजोर हुए थे ना, डचों ने उनको हरा दिया। इसकी हेल्प से गोलकुंडा के शासक जिनसे उन्होंने परमिशन ली थी, रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट्स सेटलमेंट्स ठीक है। अब यही फ्रैंको मार्टिन है जिसके बारे में एक बात और लिखना, क्या किया, नोट करना, लिखना। फ्रैंको मार्टिन ने 1674 में 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना, जिसको आज आप पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, स्थापना। मार्टिन एस्टैब्लिश पांडिचेरी इन 1674 में। और ये हुआ कैसे? दरअसल में इस समय जो पांडिचेरी के पास में जो सूबेदार हुआ करता था, उस सूबेदार का नाम था शेर खां लोदी। तो ये शेर खां लोदी से मुलाकात करता है और वहां पर एक गांव था वालीकोंडपुरम। ये जो पुडुचेरी जो आपका पांडिचेरी बसाया गया, वालीकोंडपुरम गांव पर बसाया गया। तो उसने उस गांव की जागीरदारी उससे ली और रिक्वेस्ट मोड पर ली, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भाई अभी टकराने की स्थिति नहीं है, ठीक है। अभी हम फ्रांसीसी उतने मजबूत नहीं हुए हैं, हालांकि वो उतने मजबूत कभी भी नहीं हुए। बस एक समय आएगा 1750 का, जिसको आप कल जानोगे। 1750 के टाइम पर फ्रांसीसियों की शक्ति जो है वो चरम पर पहुंचेगी। तो धीरे धीरे आप जानोगे कैसे पहुंचेगी। अभी तो हम इनका शुरुआती जर्नी जान रहे हैं कि कैसे आए। तो पांडिचेरी की स्थापना की, और यहाँ पर लिख लेना, यहीं किनारे पर कहीं पर, क्या बताया मैंने आपको, वालीकोंडपुरम गांव। कई बार पूछ लिया जाता है कि पांडिचेरी की जो स्थापना हुई थी वो किस गांव से, वालीकोंडपुरम गांव शेर खां लोदी, जो क्या था यहाँ पर एक सूबेदार था, स्थानीय सूबेदार, से प्राप्त किया। लिख लेना इसमें। और जैसे ही इसने ये गांव इनको दिया, इन्होंने अपना एक किला बनाया था उस समय पे फ्रांसीसियों ने 1674 में, क्योंकि जितने भी आपका व्यापार के लिए लोग आए तो उनको पता था कि भाई भविष्य में हम लोगों को सैनिक कार्यवाहियां करनी है। तो अपने सैनिकों को रखने के लिए, या कोई और आक्रमण करे, जैसे अभी डचों ने कर दिया इनके ऊपर या गोलकुंडा के शासक ने कर दिया, तो इनको समझ में आया कि भाई अपना एक फोर्ट भी होना चाहिए, ताकि हम युद्ध के समय पर, आप आगे जानोगे, कल भी आप जानोगे, सेंट डेविड के किले में अंग्रेज घुस जाएंगे आपका, खुद को छिपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और फ्रांसीसी उस किले को घेरे रहेंगे। तो कई बार क्या होता था, किले में ये लोग खुद को सुरक्षित कर लेते थे, किले के दरवाजे बंद कर लेते थे कि ठीक है अब कार्रवाई तुम करते रहो। ओके, तो क्या बोलेंगे, फ्रैंको मार्टिन ने आपका यहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना की, और पांडिचेरी में ही उन्होंने एक किला बनाया था, यहाँ पर एक फोर्ट बनाया था। लिख लेना उसका नाम क्या है, उसका नाम है फोर्ट लुई। फोर्ट लुई, फोर्ट लुई। और आराम से ये लोग अपना बिजनेस चलाते रहे, ठीक है। फिर आगे 1692 में एक कोठी अपनी स्थापित की, 1692 या 90 से 92 के बीच में की थी, तो दोनों वर्ष लिख लेना। 16 से 90 से 92 में, 1690 से 92 के बीच में चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली। चंद्रनगर कहाँ पर स्थित है बताइए? चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली। चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से? शाइस्ता खां। मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, मिडेवल हिस्ट्री में, शाइस्ता खान कौन था? शाइस्ता खां बताओ कौन है? अभी नाम सुना? क्या बोलेंगे? ओपनड फैक्ट्री इन चंद्रनगर। चंद्रनगर था आपका वेस्ट बंगाल में। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने ठीक आंसर किया है, वेस्ट बंगाल में। रिंकू सिमर एकदम सही आंसर है। तो चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में इन्होंने क्या, एक फैक्ट्री अपनी ओपन की। और यहाँ पर जो ये शाइस्ता खां था, आप सबको पता होना चाहिए, दक्षिण में जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आक्रमण कर दिया था शाइस्ता खां पर,
तो शाइस्ता खां अपनी जान बचा करके भागा था, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया। तो औरंगजेब, मैंने वहां पर आपको बताया था, उसने औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण से हटा करके कहाँ की सूबेदारी देती थी, तो बंगाल की सूबेदारी देती थी। तो इस समय बंगाल में सूबेदार था आपका शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां के पास में ये गए कि भाई हमको जो है चंद्रनगर में परमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, जैसे बाकी सब लोग टैक्स देते हैं ऐसे तुम भी देना, तुम भी अपना व्यापार स्थापित करो। तो चंद्रनगर में ये लोग पहुंच गए, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पर फैक्ट्री खोली थी। अब यहाँ पर देखना, अब अंग्रेज थे चंद्रनगर में या नहीं, मैंने अंग्रेजों को आप लोगों को बताया कि भैया 1651 में अंग्रेज भी पहुंच गए थे आपका हुबली में। और वहाँ का जो कासिम बाजार था, पटना था, वहाँ पर अंग्रेजों का बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ करता था। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि यार हमको तो ये यहाँ पर एक नई आफत और देखने को मिल रही है फ्रांसीसी नाम से, तो हमारे तो ये ओपोनेंट हैं। दरअसल में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के शुरुआती संबंध अच्छे थे। ठीक है, वो दोनों आपस में कंपनियां ऐसी थी कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज तो तुम्हें पता बड़े नालायक हैं, और इतने नालायक थे कि उन्होंने देखा कि यार ये फ्रांसीसी भविष्य में हमारे लिए गड़बड़ कर सकते हैं। तो उन्होंने डचों को आगे कर दिया, और डचों को इस बात के लिए उकसाया कि ये तुम्हारे व्यापार को, क्योंकि डचों का भी व्यापार था चंद्रनगर में, तो उन्होंने डचों को पुश किया कि भाई तुम जाकर के डच, तुम इनसे झगड़ा करो। तो डचों को कौन आपका बताएं, अगर मैं कहूँ पुश कौन कर रहा था, पीछे कौन था, तो अंग्रेज ही थे। तो उन्होंने उनको आपस में लड़ा दिया अंग्रेजों ने। फूट डालो राज करो की नीति इनकी पहले से ही थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1693 में, 1693 में, 1693 में, अगले ही वर्ष जैसे ही इनकी फैक्ट्री बनी चंद्रनगर में, तो यहां पर एक काम हो गया, डच वर्सेस फ्रांसीसी। लेकिन दरअसल में इसके पीछे कौन था, डचों के पीछे कौन था, लिख लेना चाहे तुम इस बात को भी, ये अंग्रेज समर्थित थे। डचों को कौन समर्थन दे रहा था, अंग्रेज समर्थन दे रहा था यहाँ पर। तो इन्होंने, डचों ने क्या किया, इसमें जो पांडिचेरी था, इन्होंने कहा अच्छा तुम इधर आ रहे हो ना वेस्ट बंगाल में, तो तुम्हारे पांडिचेरी की तरफ हम जाएंगे। तो इन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी किसका था, आपको कुछ जगह तो एकदम से स्पष्ट पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि पांडिचेरी भारत के आजाद होने के बाद तक फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहा, और भारत सरकार को एक ऑपरेशन करना पड़ा। 1954 में पुडुचेरी जो है या पांडिचेरी जो है आपका, वो भारत में शामिल हुआ है। तो यहां पर भारत सरकार को ऑपरेशन करना पड़ा था। कितने साथी बता सकते हैं भारत सरकार ने किस ऑपरेशन से आपका पांडिचेरी को भारतवर्ष में मिलाया था, 1954। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ऑपरेशन पोलो तो यार हैदराबाद के लिए है, कुछ भी लिख देते हो। ऑपरेशन पोलो तो हैदराबाद के लिए है, वो 1948 का है। 1954 में कहाँ पर ऑपरेशन पोलो करा रहे हैं आप। ऑपरेशन विजय एकदम सही आंसर है, मराठी भाई एकदम सही है। तो पांडिचेरी पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और पांडिचेरी पर जो इनका कब्जा हुआ, तो इसके बाद में फिर धीरे धीरे डचों को भी ये समझ में आया कि भाई ये फ्रांसीसी हमारे लिए खतरे का काम नहीं है। इन फ्रांसीसियों का वो जो जो आपका राइवलरी है वो अंग्रेजों के साथ में है, तो अंग्रेज हमको उकसा रहे हैं। तो डचों को जब धीरे धीरे ये समझ में आया, तो डचों ने एक समय के बाद यानी 1697 में अपने इस पांडिचेरी को जो इन्होंने कब्जा रखा था, आपसी समझौते के चलते हुए इसको फ्रांसीसियों को वापस किया। तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, तो बोलते रिजविक ट्रीटी, उसको लिख लेना। तो 1693 में डच वर्सेज फ्रांसीसी, जिसमें पांडिचेरी पर कब्जा किसका हो गया, डचों का। डचेस कैप्चर्ड द पांडिचेरी इन 1693। लेकिन छोटी सी बात क्या लिख लेंगे, रिजविक की संधि से, रिजविक की संधि से, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। रिजविक की संधि से, रिजविक की संधि से पांडिचेरी को वापस किया, पांडिचेरी को वापस कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे इनको क्या आ गया, समझ आ गया, ये सारी नाश की जड़ अंग्रेज हैं। वापस कर दिया। रिटर्न पांडिचेरी बाई रिजविक्स ट्रीटी, रिजविक्स ट्रीटी, इस ट्रीटी के द्वारा उन्होंने इसको वापस कर दिया 1693 में। ठीक है, और फिर आगे इनका अंग्रेजों से संघर्ष चला। तो 1721 मॉरिशस
मॉरिशस जानते हैं किधर पड़ता है, थम्स अप करके बताओ। वर्ल्ड मैप को देखा करो, जब मैंने बताया इंडोनेशिया उसके आसपास के सारे देश देखिए। मॉरिशस अफ्रीका का देश है। मॉरिशस हो गया आपका। एक आपका 1725, इस समय पर इन्होंने यनम पे भी कब्जा किया था। माहे पर, माहे पर कब्जा किया फ्रांसीसियों, माहे पर कब्जा किया, मॉरिशस पर कब्जा किया। कैप्चर्ड मॉरिशस इन 1721, कैप्चर्ड माहे इन 1725, और 1739 में कराईकल पर कब्जा, कराईकल पर कब्जा। क्या लिखेंगे? कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मॉरिशस, मॉरिशस इन 1721, कैप्चर्ड माहे इन 1725 and captured Karaikal, Karaikal, captured Karaikal in 1739, 1739। तो ये इनके अपने कब्जे को आगे बढ़ाने की कहानी है फ्रांसीसियों की। अब देखेंगे सर 1697 में हुई थी रेजविक की संधि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। 1697 में, बहुत बढ़िया, बहुत वर्ष अच्छा इन्होंने लिखा है, लिख लेना इस बात को यहाँ पर। रेजविक की संधि, कमाल आंसर है। नाम दिखाओ। इसको हम लिखना भूल गए इसका ईयर, लेकिन एक हमारे साथी ने लिखा है, या मैंने बोला था अभी? बोला नहीं था, इन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया नेहा गुप्ता जी, बहुत सही आंसर आपने लिखा है, एक अच्छे छात्र का परिचय आपने दिया है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत खूब। तो 1739 में क्या हो गया उनका, क्या बोलेंगे यहां तक, आपका कराईकल पर कब्जा हो गया। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात समझनी है हमको कि जब इनका ये जो संघर्ष हुआ, ये जो तीन बाकी की तीन जगह दिख रही हैं आप लोग, बाकी की तीन जगह जो दिख रही हैं, तो इन बाकी की तीन जगह पर आपने ये देखा होगा कि ये तीनों के तीनों संघर्ष इनके जो हुए हैं ये अंग्रेजों से हुए हैं। यानी ये वो जगह थी जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो अब फ्रंट पर कौन कौन आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने कौन कौन सी शक्ति आ जाएंगी। तो अब जो आगे वॉर होगा, जैसे एक ईयर है, मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं तो आप समझ भी पाएंगे। एक ईयर है, इसको लिखना अपनी कॉपी पर, 1741। 1741 से पहले तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी, जैसे ये यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो मतलब थोड़ी बहुत सैनिक कार्यवाही करते थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य इनका 1741 से पहले जो फ्रांसीसी थे, इनका उद्देश्य था व्यापार का। फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे यहाँ पर इनके, सिर्फ इनको लेना था अपना व्यापारिक लाभ। 1741 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहले 1741 से पहले क्या मतलब था, इनको सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट इनको होना चाहिए, बिजनेस से एडवांटेज इनको होना चाहिए, आपका जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं वो इनको पहुंचने चाहिए। लेकिन 1741 के बाद में इन लोगों ने क्या किया, 1741 के बाद में ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। राजनीति में हस्तक्षेप इन्होंने शुरू, यानी कि जो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें इन लोगों ने क्या किया, इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। और इसी की वजह से क्या हुआ, देखो कल का लेक्चर आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस घटना को समझेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फ्रांसीसी उद्देश्य 1741 में, 1741 में, तो यहां पर कौन वो व्यक्ति है जो इसका कारण बना कि कंपनी के जो उद्देश्य थे वो एकदम से बदल गए। तो यहां पर एक व्यक्ति आया डुप्ले, एक फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया, और डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर डुप्ले भारत में बना रहता, या डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी वापस ना बुलाती, तो जैसा शासन हमारे देश में अंग्रेजों का रहा, वैसा शासन यहां पर फ्रांसीसियों का रहता। डुप्ले को अगर व्यक्तिगत तौर से आप देखें तो मतलब एक सनक भरा व्यक्ति था, कूटनीतिक व्यक्ति भी था, शानो शौकत में रहने वाला व्यक्ति था, मतलब खुद को बहुत जबरदस्त तरीके से वो रखता था। उसका रहन सहन कहते हैं कि उस समय के भारत के जो स्थानीय राजा थे उनसे भी ज्यादा शानो शौकत का था। अब जो बाकी फ्रांसीसी अधिकारी थे वो उससे चिढ़ते थे
अब चूंकि यहाँ पर दूसरी बात भी देखनी है आपको, जो फ्रांसीसी कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों वाली है वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो अब तुम्हें पता ही है सरकारी कंपनी के तो कामकाज कैसे होते हैं। तो जब 1754 तक डुप्ले इनको कामयाब रखता है तो ये बड़े खुश होते हैं फ्रांसीसी। लेकिन 1754 में जैसे ही छोटी सी हार देखने को मिलती है डुप्ले की, तो वो डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। मतलब डुप्ले को फाइनली उस राजनीति से ही बाहर कर दिया, 1748 से ही बाहर कर लिया था उन्होंने। 1748 से ही डुप्ले के लिए मैसेज थे कि भाई तुम भारत की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो, या खुद के लिए ज्यादा चीजें तुम बना रहे हो, अभी तुम्हें कंपनी से ज्यादा मतलब नहीं है, तुम एक काम करो वापस आ जाओ। ठीक है, ये डुप्ले 1741 में भारत आया था, इसकी वजह से सारी चीजें हुई कि जो कंपनी पहले व्यापारिक लाभ के लिए काम कर रही थी फिर वो राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। बात क्लियर है? थम्स अप करके बताएं यहाँ तक, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? इसीलिए अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए। इसको नोट मत करना, इसको कल समझाएंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में राजनीति में हस्तक्षेप कैसे किया उन्होंने? तो यहां पर 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए। तो एक पक्ष में तो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और एक पक्ष में चली गई फ्रांसीसी। जैसे हैदराबाद में भी यही हुआ। हैदराबाद में क्या हुआ, एक पक्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी और एक दूसरे पक्ष में आपका फ्रांसीसी कंपनी। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। पहला 1746 से 48, फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो एक्सला सेपेल की संधि से खत्म हुआ। दूसरा था आपका साथी जिसमें पांडिचेरी ट्रीटी साइन हुई 1749 से 54। और तीसरा आपका जो सप्तवर्षीय युद्ध का 1756 से 63 के दौरान हुआ एक 7 ईयर वॉर, उसका परिणाम था जो पेरिस की संधि से अंत हुआ। तो ये 3 वॉर हैं जो हमको समझने हैं कल की कक्षा में। आज की बातें क्लियर हैं सारी, कैसे फ्रांसीसी भारत में आए और कैसे किन उनकी जो स्थिति धीरे 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 भारत में बढ़ती रही, तो अंग्रेजों के लिए वो क्वेश्चन मार्क हो गए। ओके, आज हमारे पास समय होगा तो हम आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। जिन साथियों का समय उपयोगी हो वो अपने समय का सदुपयोग करें। बताएंगे जी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिस लोगों ने अपनी बस्ती बसाई? किस जगह पर आए डेनिस लोग? ट्रैंकोबार में। कब बसाई बस्ती उन्होंने? 1620 में। 1616 में उनकी कंपनी बनी थी। 1674 में फ्रांसीसी वाणिज्यिक कंपनियों ने भारत में अपना अड्डा कहां पर स्थापित हुआ? तो मार्टिन आया 1673 में, और अगले वर्ष 1674 में क्या बनाया उन्होंने? पांडिचेरी में। किस गांव को लेकर के? वालीकोंडपुरम गांव को लेकर। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहां स्थापित किया था? कुछ तो बहुत हो गए, तुम कह रहे भैया आज तो 40 मिनट में ही काम हो गया। देखो, थम्स अप करके इस बात को बताओ भैया, जिस दिन 2 घंटे की जरूरत रहेगी तो 2 घंटे अवेलेबल रहेंगे, टॉपिक पर डिपेंड करेगा। जिस दिन 1.5 आवर की जरूरत होगी और जिस दिन 2 घंटे से ज्यादा की भी जरूरत होगी तो भी रहेंगे, है ना? और रहना होगा तुमको। ऐसा नहीं कि किसी दिन ऐसा माहौल बना लो जी आज तो मजे आ गए। स्कूल में नहीं होता था जल्दी छुट्टी हो जाए तो मजे आ जाते थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना, तो फ्रांसीसी कंपनी ने सबसे पहले कहां पर? सूरत में। कब खोला कारखाना? तो आप कहेंगे भैया 1668 में। यहां पर बताएंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में किया गया था, और भारत में फ्रांसीसी के तहत पहला कारखाना कहां और किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये होमवर्क है। ऐसा तो नहीं है आप में से कोई नहीं जी आज ही सारे पढ़ा दो। उस माइंडसेट के साथ में पढ़ाई मत करना, कभी ज़्यादा हो तो कभी कम हो, तो फ्लेक्सिबल रहना है। अब भाई साहब आपका क्लास ओवर हो गया है। जिन साथियों का समय बहुत महत्वपूर्ण है वो अपने समय का सदुपयोग करें। आप लोग बहुत बात करते हो, अब मुझे बताएं आप लोगों की कोई बात है तो दिखाएं। मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पर 10 मिनट अवेलेबल हूँ, तो 10 मिनट में आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। भैया मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाइए। नहीं, मैनिफेस्टेशन मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, वो आप लोगों को बढ़ाना है आगे। वो आप लोगों को आगे बढ़ाना है। मैंने जो आपसे कहा था 10 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे, आपने उसको शुरू किया? कितने साथियों ने उसको सुबह किया था उठ के शांति से बैठ के? तो मैनिफेस्टेशन करना था हमको। मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप इस यूनिवर्स से क्या चाहते हो, इस ब्रह्मांड से आप क्या चाहते हो, तो वो आपको इमेजिन करना है, और उस स्थिति में आपको देखना है कि चीजें कितनी खुश हैं। तो आपने अपने आप को इमेजिन किया,
एक विजन बोर्ड अपना बनाया आप लोगों ने, ये बनना जरूरी है विजन बोर्ड। यानी कि उस विजन बोर्ड पर आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं वहां पर एक विजन बोर्ड में अपना एक फोटो लगाइए। अपना फोटो नहीं, मतलब आप क्या चाहते हो, आप पुलिस होना चाहते हो, आप कोई अफसर बनना चाहते हो, या कोई टैग लाइन है, कोई लोगो है, वो वहां पर इमेजिन करिए उसको। तो विजन बोर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छे राइटर हुए रॉबिन शर्मा, उन्होंने एक बात कही है कि चीजें दो बार होती हैं, पहले मन में और फिर हकीकत में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले मन में ना हुई हो और उसको आप हकीकत में तब्दील कर देंगे, हो ही नहीं सकता। तो पहले मन में बनाना जरूरी है, यानी उस चीज को आपको अपनाना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपनी तैयारी किसी को देख के कर रहे हैं कि मम्मी पापा ने प्रेशर दिया कि पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो आप भी अभी तैयारी कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको अपना ड्रीम होना चाहिए कि हाँ मेरी चीजें इससे बदलेंगी, मेरा भविष्य इससे अच्छा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विजन बोर्ड ये होना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आप इस यूनिवर्स से चाहते क्या, और यूनिवर्स वही देगा। आप कभी सोचना, जैसे बहुत सारे लोगों पर अध्ययन किया गया है, तो उनसे ये देखा गया है कि जब आप किसी ईर्ष्या की स्थिति में होते हैं, ठीक है, उनको क्या, उनके जितने भी आपका जो तरंगे हैं, मस्तिष्क की तरंगे हैं, तो मैग्नेटिक वे में आप उनको मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने मेजर किया कि ईर्ष्या के समय पर मनुष्य के भाव कैसे होते हैं, तो लो वाइब होती है आपकी, लो वाइब। और जब आप प्रेम की स्थिति में होते हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं, या आप किसी का दिल से इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं आप किसी से, तब आपकी भावनाएं हो जाती हैं एकदम से हाई वाइब। आप बहुत मतलब उस समय पर ऊर्जावान रहते हैं। तो जब आप साथी हाई वाइब की चीजों की तरफ रहेंगे, यानी कि ऊंची भावनाओं की तरफ रहेंगे, जैसे ईमानदारी ऊंची भावना है, तो वो आपको ऊर्जावान रखेगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं मान के चलो कोई गलत कार्य आप करते हो, बेशक दुनिया को ना पता हो, तो उससे आपको तो पता ही है, तो आपकी भावनाएं कैसी हैं, तो वो लो वाइब है। तो लो वाइब आपको जीवन में बहुत कुछ बड़ा नहीं करने देती। आपको जीवन में बड़ा कर सकते हो तो हाई वाइब की वजह। हाई वाइब पैदा होगी जब आप चीज़ों को इमेजिन करेंगे। जब आप चीज़ों को इमेजिन करेंगे, क्योंकि आप इमेजिन कर लो ना, अगर आप ईमानदार इंसान हैं तो जीवन में आपकी एक छवि अच्छी होगी, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप कितने ही धन को कमा लेना और आप एक खराब इंसान है, तो इमेजिन करके देखो ना, लोग आपको किन नज़रों से देख रहे होंगे। तो इमेजिन करना जरूरी है, अब बताएंगे। तो ये आपको बढ़ाना है, कम से कम 2-3 दिन मैं आपको देता हूँ, आप मैनिफेस्टेशन पर आगे बढ़ोगे और आप विचार करोगे हाँ मैं होना चाहता हूँ, और जब मेरे ये होने से चीज़ें इस तरह से अच्छी अच्छी होंगी, और मेरे आसपास का परिवेश इस तरह से अच्छा। 2-3 दिन तुम्हें लगेंगे इस पर। जब तुम खुद को इसमें ढाल लो, फिर उसका अगला स्टेप आपको बता। अब दिखाओ भैया, आज एक शायरी सुना दो ना। शायरी सुनो। हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे जाने के बाद में महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। कुछ क्लास से रिलेटेड भैया, कलर कलर यही है साथी, मैंने आपको बताया कि या तो ये है कि आप मुझसे ये बोलो कि मैं तुमको पढ़ा ना पाऊँ, बोलो भैया पढ़ाना बंद कर दो, और नहीं तो भाई साहब मेडिकली अप्रूव्ड अपने लिए यही है। ठीक है, चश्मा वस्मा कुछ काम नहीं करेगा, वो सिलियरी सेल्स कम ही पे हो सकता है। और ये सही मायने में अगर मैं आपसे मतलब बात करूं तो आपके लिए अच्छा रंग है, ये वाइट नहीं है। क्लास तो इसी पे करानी पड़ेंगी, दिखाएं ऊपर। सर कंट्री की राजनीति में टीचर क्यों नहीं आते? आ, बहुत सारे रीजन से, ऐसा नहीं है टीचर नहीं आते, बहुत सारे टीचर हैं हमारे यहाँ पर। जिस जगह पे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो एक अध्यापक ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स नहीं आते राजनीति में, बहुत सारे टीचर हैं इस देश में। अब समाजवादी पार्टी चल रही, मुलायम सिंह यादव एक टीचर थे। कौन कहता है टीचर नहीं आते राजनीति? इतने टीचर्स राजनीति, आपको लगता होगा वो बातें हैं टीचर्स। आपने दिल जीत लिया भैया, सही में। ओके, कुछ काम का दिखाओ ना भाई, तुम्हारे का सर साइंस कब से शुरू होगी? साइंस मैंने बताया अभी, सर से मेरी बात नहीं हुई है। आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको डेट दे देता हूँ, ओके। और कुछ आपका बात है तो दिखाएं, एक एक करके दिखाओ भैया। ज्योतिबा फूले मूवी के बारे में, दोस्त मूवी से अपनी धारणाएं कभी मत बनाना। मैं आपसे कहूं तो एक बार ज्योतिबा फूले जी को आप पढ़ लेना, उनके जैसा सोशल रिफॉर्मर इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं कितने बड़े समाज सुधारक हुए हैं?
उन्होंने इस देश में पिछड़े व्यक्तियों के लिए, इस देश में महिलाओं के लिए, इस देश में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, इवन ऐसा नहीं था कि इस किसी एक वर्ग के लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए उन्होंने जितनी बेहतरी के लिए प्रयास किए, ऐसे कोई व्यक्ति किन्हीं को गुरु समझते हो? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गुरु समझते थे ज्योतिबा फुले जी को, उनको गुरु मानते थे वो। तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भी गुरु हैं, तो आप कम से कम एक बार उनके बारे में अध्ययन करिए कि उन्होंने किस तरह के रिफॉर्म्स किए, किस तरह उन्होंने बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया, किस तरह उन्होंने बच्चियों की जो पिछड़े हालात थे, आप जानते ना स्त्रियों की दशा हमारे देश में कैसी थी, उस स्त्रियों की दशा को उभारने के लिए बाबा फूले जी ने काम किया है। उस पिछड़ेपन को, अस्पृश्यता को अंत करने के लिए उन्होंने काम किया है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक चिंगारी पैदा होती है ना, उनके अंदर भी चिंगारी पैदा हुई थी जब वो एक शादी में गए थे, परांजपे की शादी में, और वहां पर लोगों ने बोला कि निम्न जाति का व्यक्ति कैसे आ गए यहाँ पर। तो वो उस व्यवस्था को बदलने के लिए अपने पूरे जीवन भर समर्पित रहे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक मूवी के माध्यम से, या मतलब अगर कुछ सत्य मिलता है तो सीख लेना चाहिए, अगर वहां से कोई सीख मिलती है आपको तो सीखना चाहिए, बेशक सीखना चाहिए। लेकिन बाबा ज्योतिबा फूले या उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले जी, उन्होंने जो स्त्रियों के लिए किया या समाज के लिए किया, वो हमको याद रखना। और ऐसा नहीं, उनके बहुत सहयोगी साथी भी थे उनके साथ में। आपका जब वो एक दलित वर्ग से जुड़े हुए थे, मतलब कि दलित क्या, वो उस समय पर आपका जो फूले समुदाय है, जिनको माली समुदाय हम कहते थे, उससे जुड़े हुए थे। बाद में बहुत सारे, मतलब मैं ये कहूँ तो कोई ऐसी जाति का व्यक्ति शायद बाबा फूले के साथ में नहीं रहा जो उनके साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें। यहाँ पर तो एक किताब मैं आपसे कह सकता हूँ, जो बाबा ज्योतिबा फूले ने इस देश की मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्था, देखो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको मानव ही बनाते हैं, तो मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्था जिसमें जात पात जैसा ढोंग भरा गया, तो उन्होंने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, उसमें सवाल किए गए हैं। तो उस गुलामगिरी बड़ी पतली सी पुस्तक है, आप मुश्किल से देखोगे तो 70-80 पेज की पुस्तक होगी, आप उसको पढ़ना। विमल कीर्ति जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आप एनलाइटन होगे, खुद से सवाल करोगे। ऐसा नहीं कि मेरे किसी स्टेटमेंट से आप कोई राय बना लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरे उस स्टेटमेंट के विरोधी हो जाओ जो आपको ठीक नहीं लगे, आप उस राह को चुने तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट पढ़ो, अध्ययन करो। एक छात्र का धर्म यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। कोई इंग्लिश की क्लास पढ़ाता है क्या फ्री? हाँ, संजीव सर पढ़ाते हैं ना, विपिन सर पढ़ाते हैं सर। 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट 5 तारीख से शुरू होगा सर, 5 तारीख से शुरू होगा, 5 मई से। क्या लिख रहे हैं दिखाई नीचे, 5 मई से शुरू होने वाली क्लास के लिए क्या सर? मुगलों को दिल्ली एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। हाँ, हटा दिया गया है। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, उसमें ये नहीं मिलेगा आपको कि एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एनटीपीसी का सिलेबस होता है तो उसमें साइंस के आगे क्या लिखा रहता है, 10वीं तक की एनसीईआरटी आधारित, तो वो अपने सिलेबस में मेंशन करके देते हैं। लेकिन एसएससी के सिलेबस में वो मेंशन होकर नहीं आता कि भाई एनसीईआरटी आधारित ही आपसे पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी से हटाया गया है, बाकी सब जगह से नहीं हटाया गया है। तो आप ये मत सोचना कि उसको हमको पढ़ना है अभी एसएससी के लिए, नहीं पढ़ना है। यूपी के एग्जाम्स में बच्चों ने भूल कर दी थी, ऐसे मैं कहता था उनसे जब पैट होता था, तो वो ये कहते थे भैया बाबा योगी हैं यहाँ तो यूपी में, तो यहाँ तो अब तो मुगलों से प्रश्न नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुमको लिख के दिया है क्या उन्होंने? बोला नहीं, आना नहीं चाहिए। तो पहली बार के पैट में नहीं आए तो लोगों ने धारणा बना ली कि अगली बार भी नहीं आएंगे, लेकिन अगली बार प्रश्न आए मुगलों से। तो आपको जब तक इस नोटिफाई करके ना दे सिलेबस में कि भाई नहीं पढ़ना है, तो तभी नहीं पढ़ना, नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम सब भी कर दिया करो कि हाँ जो बात मैं बताता हूँ वो सीख भी लेते हो। सर नायक 2.0 बिहार पुलिस के लिए यूजफुल रहेगा। देखो, अगर आप किसी एक स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिर्फ और सिर्फ आप स्टेट का जो जीके होता है, जैसे यूपी जीके हुआ या बिहार जीके हुआ या राजस्थान जीके हुआ, तो उस पर आप एक बार ये बोल देना कि भैया उसको हम देख लेंगे, क्योंकि मैं सभी स्टेट्स के क्वेश्चन शामिल नहीं कर सकता। लेकिन उस स्टेट को छोड़ करके, जैसे यूपी जी के छोड़ दो या बिहार जी के छोड़ दो या राजस्थान जी के छोड़ दो,
बाकी जो स्टेटिक्स से लेकर के हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के लिए जो आपको एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए वो नाइक 2.0 में हम तैयार कर लेंगे और ब्रीफ में तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ सोचा हुआ है आप लोगों के लिए 30 सेट कराऊंगा। हर सेट में 30 क्वेश्चन होंगे, तो 900 क्वेश्चन होंगे, और वो 900 क्वेश्चन नहीं 900 टॉपिक होंगे। एक टॉपिक में हम आपको 10-12 फैक्ट देंगे। तो मेरा आप सब लोगों को डिलीवर करने का मन है, 9000 प्लस क्वेश्चन हम आपको डिलीवर कर देंगे 30 सेट में। आपका काम रहेगा कि आप अपना जब समय आपको मिला करे तो 1-2 सेट को आप अगर ध्यान से पढ़ लोगे, तो शुरू में तो समय लगेगा आपको, नोट्स बनाने में हो सकता है एक सेट में आपको 2 घंटे लगें, लेकिन जीएस के बिना आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। उसमें आपको परफॉर्म बेस्ट करना होगा, क्योंकि मैथ में सब एक जैसा, सिलेक्शन लेने वाले लोग एक जैसा उसमें स्कोर करके आते हैं। रीजनिंग में लगभग एक जैसे स्कोर और समझ होती है सबकी, बात जीएस में गड़बड़ी होती है सबके साथ में, तो उसमें आपको हीरो बनाएंगे, ये प्रॉमिस है आपसे। लेकिन आप बोलना ज़रूर उस बात को कि हाँ भैया हमारे लिए ये चीज़ें हमारे अंदर या स्कोर में ये चेंज आया है, वो मुझ तक आप पहुँचाते रहना। और एक दिन वही सिर्फ आपके मैसेज के इंतज़ार में, मेरा जवाब आए ना आए, आप अपना जवाब भेज देना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो, वो काफ़ी होगा। सर 2.0 पढ़ने से पहले 1.0 भी पढ़ना पड़ेगा क्या? चलो मैं इसके लिए एक सेशन ले आता हूँ कल, समझाने के लिए सारी चीज़ों को कि इस पर आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो कल हम सेशन कर लेते हैं एक 3 बजे इसी चैनल पर, ताकि 3 बजे मैं आपको ये समझा पाऊँ कि हम लोग क्या करने वाले नाइक 2.0 में, क्या 1.0 पढ़ना है, या आपका इतनी की तैयारी हुई है, या आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए उसको कर सकते हैं। ओके, तब मैं उसमें एक्सप्लेन कर लूँगा, 10-15 मिनट की एक क्लास ले आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और होमवर्क का आंसर लिखना ना भूलिए। मिलते हैं कल 1 बजे एक बहुत अच्छे से टॉपिक में, कर्नाटक वॉर, 3 युद्धों के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में अगली क्लास में हम लोगों को अंग्रेजों के बाकी संघर्षों के बारे में पढ़ना है। उम्मीद करूंगा आप धीरे धीरे धैर्य के साथ में पढ़ते चलेंगे। कोई भी यात्रा साथी शुरुआत में कहते हैं कि एक एक पग चलते रहें तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते मंजिल आपको ध्यान रहनी चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। ख्याल रखिए, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।